Hello and welcome back everybody. I hope you all are doing all right and all right. तो आज मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ क्लास 11th के पॉलिटिकल थ्योरी के बुक के साथ. तो अब तक हमने चैप्टर 5 तक कर लिया था एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू चैप्टर 6 एंड चैप्टर 6 है हमारा सिटीजनशिप. तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप आखिर है क्या, ये कैसे वर्क करता है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका ओरिजिन कैसे हुआ एंड एवरीथिंग अबाउट इट. सो लेट्स गेट इनटू इट. Okay, so first page में, as I always say, there is nothing important in that, but one line, if you can see the very first line here itself, that citizenship implies full and equal membership of a political community. यानी कि citizenship, okay, so citizen and ship. आप इसको अगर ब्रेक करो दो टर्म्स में तो एक वर्ड है citizen और एक है ship. तो citizen is basically a person. Now what person? A person who belongs or gets a identity from a nation or a country. यानी कि हम सब humans हैं, right? We all are people. But when we get our identity as per the place where we live, then we are called as a citizen of that place. यानी कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे ऑलमोस्ट 140 बिलियन पीपल आर देयर, राइट. 140 करोड़ की पॉपुलेशन है. तो इन जो 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, दे ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे उनका जो आइडेंटिटी है, उनका जो अस्तित्व है या फिर उनकी जो पहचान है, वो उनके रहने की जगह से पता चलता है एंड इट ऑल्सो डिराइव्स फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव. So the person who gets their identity from the place where they live are called as citizen. Okay, तो फर्स्ट वर्ड था citizen. Now ship, इसका जो है डेरिवेशन हुआ है रिलेशनशिप से. यानी कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, आपके जो पेरेंट्स है, आपकी जो फैमिली है, आपके जो सिस्टर्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशन है. तो सेम वे उसी वर्ड्स जो शिप वर्ड है, उसका जो आपका रिलेशन है विद द सिटीजन एंड द पीपल, उस रिलेशनशिप को, उस सिटीजन और उस प्लेस के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिटीजनशिप. ठीक है. तो एक हो गया आपका प्लेस एंड द अदर इज़ द पर्सन हु लिव्स इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो उस प्लेस के और उस इंसान के बीच में जो भी रिलेशन है, उसे हम सिटीजनशिप के अंदर डिफाइन करते हैं. फाइन. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट लाइन. यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ओके, इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बोल दिया है, बट अगर आपको लिखने के लिए आए इन एग्जाम, देन द वेरी फर्स्ट पैसेज राइट हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एकदम क्रिस्प वर्ड्स में है. तो सिटीजनशिप हैज़ बीन डिफाइंड एज फुल and equal membership of a political community. Now why political community? It is because कि आपके जो भी rights है, जो भी आपके provisions है, which are provided by the place where you live, by the nation where you live, तो उसके ऊपर बेस करके those all are your political rights, right? तो उसके ऊपर बेस करके यहाँ पे political community को आप as a place या फिर आपके nation से भी आप differ कर सकते हो, but we will take it as the synonym of our place. Okay, so citizenship has been defined as full and equal membership of the place where you live. In the contemporary world, states provide a collective political identity to their members as well as certain rights. जो मैंने बोला, तो अगर आप इंडिया के नागरिक हो, जैसे कि आप हो, हम हैं, है ना, राइट. तो हम सभी को इंडिया की तरफ से, हमारे जो देश है उसकी तरफ से हमें सर्टेन राइट्स और सिक्योरिटी और प्रोविजंस हमें प्राप्त होते हैं, हमें मिलता है. वाई? बिकॉज हम जो है, हम इंडिया के सिटीजन्स हैं एंड वी एज अ पर्सन हैव द रिलेशनशिप विथ आवर कंट्री. तो उसके बेसिस पे हमारे जो देश का जो फ़र्ज़ बनता है, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो गवर्नमेंट है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि हमें जो भी बेसिक राइट्स है, जो भी बेसिक प्रोविजंस है, वो हम सब सिटीजन्स को मिलनी ही चाहिए. सो राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ सिटीजनशिप इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, सिटीजनशिप तो है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? अब इसका अगर आपको समझना हो रीज़न, तो यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ कि देयर आर लॉट्स ऑफ रिफ्यूजीज इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड आउट देयर, राइट. रिफ्यूजीज यानी कि जो लोग एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग तो करते हैं, बट उनको फॉर सम रीज़न उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा एंड दे लॉस्ट देयर प्लेसेस, दे लॉस्ट देयर होम्स एंड नाउ दे आर होमलेस एंड दे आर टेकिंग रिफ्यूज, दे आर टेकिंग शेल्टर इन सम प्लेस
टेम्परेरी, यानी कि वो परमानेंट वहाँ पे नहीं रहते हैं, एंड मोस्टली यू कैन फाउंड देम इन द बॉर्डर रीजन्स, ओके। तो उनको हम कहते हैं रिफ्यूजीज। तो ये रिफ्यूजीज जो है उनके पास वो पहले था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल इमरजेंसी और समथिंग, उनको वहाँ से निकाल दिया गया, एंड नाउ दे आर सफरिंग फॉर देयर बेसिक राइट्स, क्योंकि उनके पास ना तो किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो है उनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है साथ था, उनको भी वो खो चुके हैं। तो अब कौन सी कंट्री उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, कौन सी कंट्री उनके लिए देखभाल करेगी, वो उनका कोई अता पता नहीं है। एंड दैट, सो इससे भी पता चलता है कि अगर सिटीजनशिप नहीं होगी देन पीपल विल हैव टू सफ़र अ लॉट इवन फॉर देयर बेसिक नेसेसिटीज़, जैसे कि हमारे रिफ्यूजीज़ के जो पीपल है वो अब उनसे सफ़र कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो रिफ्यूजीज़ है उनका एग्जांपल है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़। तो वो भी है वॉर की वजह से उनको जो डिस्प्लेस होना पड़ा, अब वो है टेम्परेरी शेल्टर्स में, ठीक है, टेम्परेरी एरियाज़ में वो रह रहे हैं, उनका ना तो कोई पर्टिकुलर प्लेस है, ना तो परमानेंट घर है रहने के लिए, एंड दे आर लिविंग इन दी वर्स्ट कंडीशंस एंड दे आर सफरिंग। तो उनमें अब कौन सी कंट्री ने प्रोवाइड करेगी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है, कौन सी कंट्री नहीं करेगी, वो अब किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट इज़ वाई द पीपल आर सफरिंग राइट देयर इन द रिफ्यूजी एरियाज़। तो इस टाइम पे अगर उनके पास सिटीजनशिप होता तो शायद वो उनकी जो कंडीशन है वो आज ऐसी नहीं होती। तो आई होप कि सिटीजनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हो चुका है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ राइट हियर कि राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन्स में वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट देयर आर सर्टेन बेसिक राइट्स जो हर कंट्री ऑलमोस्ट प्रोवाइड करती ही है। जैसे यानी कि अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो डेफिनेटली यू विल हैव सर्टेन राइट्स। नाउ बेसिकली जो राइट्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बट इन सम केसेस इट माइट डिफर, यानी कि कुछ राइट्स हमारे सिर्फ इंडिया में ही स्पेशल हो सकते हैं जो कि सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, और कुछ जो राइट्स है वो यूएसए के सिटीजन्स के पास है बट इंडिया में नहीं है। तो इट माइट वेरी रीजन वाइज, बट जो बेसिक कुछ जो है जो हर किसी सिटीजन को मिलता है वो यहाँ पे मेंशन, जैसे कि राइट टू वोट, सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिलीफ एंड सम सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आपके लिए, विच इज़ राइट टू इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड स्टेटस इज वन ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो अगर एक एमसीक्यू आए कि विच राइट इज द बेसिक राइट ऑफ सिटीजनशिप, देन द राइट इज इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड स्टेटस। ऑलराइट, सो ये वाला फर्स्ट पेज में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सिटीजनशिप आखिर कैसे आया। तो अगर आपने क्लास 10th या 9th में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो यहाँ पे मेंशन है, विच हैपेंड इन 1789। अगर आपको शॉर्ट टर्म्स में समझाओ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली क्या हुआ था, जो हायर क्लास थी, जो एरिस्टोक्रेट पीपल जो थे, दे वेर एफ्लुएंट, दे वेर लिविंग इन एफ्लुएंस, यानी कि उनके पास बहुत सारी प्रोविजंस थे, राइट्स थे, या फिर जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे। पर जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लास विच वॉज पीजेंट्स हो गए या फिर जो मिडिल क्लास पीपल हो गए, दे वेर दी सब्जेक्ट्स ऑफ द डोमिनेंट क्लास, यानी कि रिच क्लास के जो है उनके डोमिनेट करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उनके जो बेसिक राइट्स थे जो उनके रहने के लिए इंपॉर्टेंट थे वो उनको नहीं मिलते थे, एंड दे हैड टू सफर फॉर देयर बेसिक नेसेसिटीज। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे, जो पीजेंट्स हो गए, मिडिल क्लास हो गए, दे ऑल लेड अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट द डोमिनेंट एरिस्टोक्रेट एंड किंग वाली फैमिली के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि हम अगर इस कंट्री के नागरिक हैं, अगर हम इस कंट्री में रहते हैं तो हर एक इंसान को कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक राइट्स मिलने ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ओके लाइक यहाँ पे जो लोग हैं, जो फ्रांस के जो लोग हैं, लगा कि ओके लाइक इफ़ वी लिव इन अ कंट्री, इफ़ वी लिव इन फ्रांस, देन वी मस्ट गेट सम बेसिक नेसेसिटीज़, ताकि जो कंडीशन हमारी आज हुई है, द वर्स्ट कंडीशन विच वी आर सफरिंग फ्रॉम, वो आगे चल के ना आए। और उसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राइट्स। और अगर राइट्स चाहिए तो हमें एज अ सिटीजन डिक्लेयर किया जाए। तो पहले जो लोग थे, जो यहाँ पे मिडिल क्लास थे, वो क्या थे, वो सब्जेक्ट्स थे ऑफ द हायर क्लास, बट आफ्टर द कमिंग ऑफ सिटीजनशिप दे बिकेम सिटीजन्स एंड नाउ दे ऑल्सो गॉट देयर बेसिक राइट्स। ऑलराइट, सो सेम वे इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। सो दीज एग्जाम्पल्स टेल यू कि ओके लाइक सिटीजनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर इनका जो फर्स्ट आइडिया है, जो फर्स्ट मोटिव है, वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था। ऑलराइट, सो इस पेज में इतना ही इंपॉर्टेंट था। और नीचे एक बॉक्स है लेट्स थिंक का, तो वहाँ पे एक जो एमसीक्यू वो आ सकता है कि 17th to 20th सेंचुरी वाइट पीपल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश द रूल ओवर द ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका। यानी कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जब कॉलोनाइजेशन हुआ, जब यूरोप ने वहाँ पे जो अपना हक जमाया था, तो उस टाइम पे वाइट पीपल जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है उनके अगेंस्ट उन्होंने डोमिनेशन इस्टेब्लिश किया था। अब वो कौन से टाइम पे हुआ था, then the time period is from 17th to 20th century।
और वो कब खत्म हुआ था? देन द ईयर इज 1994. सो व्हेन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंडेड इन साउथ अफ्रीका, द ईयर इज 1994 और स्टार्ट हुआ था 17th to 20th सेंचुरी. तो अगर एमसीक्यू आए देन प्लीज मार्क दीज 2 पॉइंट्स. ऑलराइट. और जो 1994 था उसमें कौन से डोमिनेंट जो लीडर थे उनका नाम प्लीज कमेंट में बता देना, क्योंकि ये चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हमने पढ़ा था. देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो लीडर कौन थे और उन्होंने क्या अहम भूमिका निभाई थी उस डोमिनेशन के अगेंस्ट के मूवमेंट में. ऑलराइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट सिटीजन to citizen relations and involves certain obligations to citizens to each other and to the society. यानी कि citizenship जो है, citizenship वो बस एक citizen और उसके nation के साथ ही नहीं, बल्कि और दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरी जो क्लास कम्युनिटी है उनके साथ भी मैटर करती है. ऑलराइट. यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन है, जो भी जो एक्सचेंजेस है, जो भी आपके राइट्स का हो, आपके रिसोर्सेज का हो, वो आपके नेशन के साथ ही नहीं, क्योंकि नेशन में और भी लोग हैं, क्योंकि इस नेशन में बस आप ही नहीं बल्कि और भी लोग हैं. तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हो कि आपका रिलेशन नेशन के साथ तो है ही, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट सिटीजन टू सिटीजन रिलेशनशिप. ऑलराइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, लेट्स डू का भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. जो इंपॉर्टेंट था दैट्स ऑल हाईलाइटेड इन द येलो कलर. आपको क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा. एंड या आई होप दिस थिंग इज क्लियर. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो जो सेकेंड सब हेडिंग है दैट इज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप. मेंबरशिप हियर इज सिनोनिमस फॉर सिटीजनशिप. यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है वो यहाँ पे लाई कर रहे हैं. हियर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. यानी कि इस पैराग्राफ में, इस पार्ट में बेसिकली ये बताया है कि अगर आप एक सिटीजन हो, इफ़ यू आर ए सिटीजन, तो पीपल हैव द राइट टू मूव. ठीक है. अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली, देन यू विल गेट टू सी कि दिल्ली में बस दिल्ली के लोग ही नहीं हैं, वहाँ पे यूपी के या फिर बिहार के या फिर हिमाचल के और इवन लाइक नॉर्थ ईस्ट. तो इन सब रीजन से आपको बहुत सारे मिक्स ऑफ पीपल मिलेंगे. राइट. तो सिमिलरली यहाँ पे इन स्टेट्स में भी, जो टोटल स्टेट्स 28 स्टेट्स में, उन सभी स्टेट्स में आपको होमोजेनस पीपल नहीं मिलेंगे. इट्स ऑलवेज हेट्रोजेनस, यानी कि आपको मिक्स ही मिलेगा. नाउ व्हाई इट इज सो? इट इज सो बिकॉज यहाँ पे लोगों के पास जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, एंड दैट इज वन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप. वो एक सिटीजनशिप का राइट है. ओके, इट कम्स अंडर सिटीजनशिप. यानी कि अगर आप किसी एक नेशन के सिटीजन हो तो आप उस नेशन के किसी भी पार्ट में जा सकते हो. ठीक है. बट उसमें एक कंडीशन आ जाता है कि सपोज उसका रीज़न क्या है कि आप मूव क्यों कर रहे हो. उसका फर्स्ट रीज़न है इंडिया में, एंड दैट इज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे मूव फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि उनको काम की तलाश रहती है. तो उसका एक अच्छा सा एग्जांपल आपको दूंगी. जो आपके सर्वेंट्स हैं, हाउस सर्वेंट्स, ठीक है, जो आपके काम वाली जो बाई आती है या फिर जो दीदी आती हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं उस जगह के हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर स्प्रेड आउट. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, और वो यहाँ पे क्यों आए हैं? जस्ट फॉर द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो उनको काम मिला एंड दे आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो दे हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एंड दैट इज वाई दे आर मूविंग फ्रॉम देयर ओरिजिनेट प्लेस टू योर प्लेस और अदर स्टेट्स सिमिलरली. बट उसमें जो कंडीशन क्या है कि सपोज यहाँ पे हमारे पास है रामू. ठीक है. रामू इज़ ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट. ठीक है. वो भी एक काम करने वाले का काम करता है, और वो है यूपी का. जस्ट एग्जाम्पल, यूपी का है और वो काम करता है सपोज एमपी में. ठीक है. अब रामू जैसे बस रामू ही नहीं है, उसकी तरह और बहुत सारे लोग हैं, थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स एंड व्हाट नॉट. तो उनकी तरह जब ये लोग एमपी में जाएंगे, या फिर वो काम करने वाला हो, कोई वर्कशॉप के लिए हो, कोई गैराज का काम करे, कोई भी काम हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं एमपी के जो लोग हैं, जो एमपी के जो सिटीजन्स हैं, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है उनको कहीं ना कहीं खतरा होता है. यानी कि देयर इज़ अ फियर अमॉन्ग द पीपल ऑफ एमपी कि अगर बाहर के लोग आएंगे हमारे स्टेट में तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोगों को जो काम मिलना चाहिए था वो हमसे छीनते जा रहा है. यू सी दैट. तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि अगर बाहर के लोग हमारे स्टेट में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लोग पीछे रह जाएंगे, और सिमिलरली वाइजा वर्सा. तो ये जो रेजिस्टेंस है उसकी बात यहाँ पे की गई है राइट हियर इन दिस पॉइंट. रेजिस्टेंस बिल्ड्स अप अमॉन्ग द लोकल पीपल
अगेंस्ट सो मेनी जॉब्स गोइंग टू पीपल फ्रॉम आउटसाइड द एरिया, यानी कि लोगों को ज़रूरत है कि उनके घर काम करने के लिए आए, उनके सर्वेंट्स आए, बट कहीं ना कहीं जो हाई क्लासेस की जो जॉब है, यानी कि कोई दुकानदार हो गया या फिर कोई गराज में काम करने वाला हो गया, तो कहीं ना कहीं वो लोगों का जो काम है वो उनके ओरिजिनल प्लेस, यानी कि जो उनके नेटिव प्लेस है, वहाँ के जो लोग नेटिव लोगों को उनसे वो काम छीना जा रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स दिखने को मिलता है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर एंड यहाँ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो वी विल स्किप इट। नाउ नीचे एक कार्टून है। सो वी सॉ कि कैसे लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस को मूव करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब। एंड द पीपल ऑफ द नेटिव एरिया, जो वहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे वो जो इमिग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं, वहाँ के नेटिव लोगों को वो पसंद नहीं आता है। बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि इन लोगों के बिना जो इन नेटिव लोगों की जो लाइफ है, दैट इज़ टोटली इम्पॉसिबल, दैट विल टोटली बी अ हसल। एंड वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया गया है, यानी कि जो उनके जो काम है, जो वाइफ है, उनके लिए खाना पकाना, फिर बच्चों को स्कूल लेके जाना, उनको संभालना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेफ्टी टास्क हो सकता है एंड हो भी जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी इंपॉर्टेंस तो है, बट पीपल ऑल्सो डू नॉट लाइक लेटिंग देयर अपॉर्चुनिटीज टू द डिफरेंट पीपल और द आउटसाइड पीपल। ऑलराइट, तो यहाँ पे भले ही सिटीजन्स के पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, सिटीजन्स के पास जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है, बट उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है। एंड ऊपर जो बॉक्स है वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसे समझने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे हमारे जो मार्टिन लूथर किंग है, उन्होंने अपने जो ओपिनियंस है, उनके जो 4 आर्ग्यूमेंट्स है वो यहाँ पे शेयर किए हैं। एंड दैट इज़ अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्लैक एंड वाइट पॉपुलेशन इन द स्टेट्स ऑफ यूएसए। ठीक है, तो वहाँ पे जो कलर के बेसिस पे, जो स्किन कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसके अगेंस्ट उन्होंने 4 ऐसे मेजर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि क्यों जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द ह्यूमंस एंड नॉट एट ऑल गुड फॉर द कंट्री एज वेल। तो उन चारों का जो है मैंने पॉइंटर यहाँ पे बनाया है, द की वर्ड्स। तो फर्स्ट वन इज एवरी ह्यूमन इज इक्वल। यहाँ पे जो है फर्स्ट पॉइंट, First, in terms of self-worth and dignity, every human person in the world is equal regardless of one's race or color. उनका कहना है कि भले ही आप ब्लैक हो, वाइट हो, आप किसी भी कास्ट से हो, कलर से हो, बट एवरी सिंगल पर्सन इज़ अ ह्यूमन, और वो दोनों बिकॉज दे आर ह्यूमन ऑल्सो हैव इक्वल डिग्निटी एंड इक्वल वर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वॉज वेरी सिंपल। सेकेंड इज सोशल लिप्रोसी। लिप्रोसी इज बेसिकली एक लॉन्ग टाइम डिजीज़ कह सकते हो, लॉन्ग टाइम या फिर क्रॉनिक डिजीज़ क्योंकि अगर सपोज एक प्लेस है और वहाँ पे जो ब्लैक्स एंड वाइट्स है या फिर जो रिचर और पुअर क्लासेस, उनके बीच में अगर एक क्लैश हो जाए, अगर उनके बीच में एक डोमिनेशन या फिर जो एक लाइन खिंच जाए, उनको अगर सेग्रीगेट कर दिया जाए कि यू आर ब्लैक, आई एम वाइट, यू आर पुअर, आई एम रिच, तो उस बेसिस पे क्या है, एक तो रिच लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो दूसरी सर्विसेज है वो बंद हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो पुअर है वो और भी पुअर होते जाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, उनका अलग अलग डिवीजन हो गया, बट उनका जो एक एज अ नेशन जो ग्रोथ था, उनका जो एक डेवलपमेंट था, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। वो उनकी क्लास वाइज वो डेवलप कर सकते हैं या फिर ना भी करे, बट उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट था एज अ नेशन वो बहुत बुरी तरह से हैम्पर होता है। एंड दैट हैम्परिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन इज कॉल्ड अ सोशल लिप्रोसी, विच इज़ अ क्रॉनिक डिजीज फॉर द नेशन। ठीक है, थर्ड इज लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट मीन्स दैट अगर कोई इंसान ब्लैक कम्युनिटी से हो, अगर कोई वाइट कम्युनिटी से हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ब्लैक वाले ही बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड हो या उनको कुछ आता नहीं हो, या फिर रिच वाले ही या फिर वाइट वाले ही बहुत ज़्यादा रिच हो या फिर उनको बहुत ज़्यादा स्किल्स आती हो। इट इज़ नॉट टोटली लाइक दैट। उनका अपना अलग स्किल सेट है और जो ब्लैक कम्युनिटी है उनका भी अपना अलग स्किल सेट है। एंड इफ़ दे लिव्ड टुगेदर, अगर उनके पास हार्मनी और यूनिटी होती तो कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते एंड दे कुड हैव ग्रोन टुगेदर एज अ कलेक्टिव ग्रुप, नॉट एज सेग्रीगेटेड ग्रुप्स। तो उस टाइम पे क्या है, उनका जो आपस में जो एक कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता और उनका जो है एक टोटल एक सेम लेवल पे डेवलपमेंट होता, और उससे एक दूसरे से हम वो सीख भी पाते और उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती। बट यहाँ पे अगर वो सेग्रीगेट हो चुके हैं, अगर उनके बीच में क्लैश है, देन डेफिनेटली द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी लो। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था। एंड द लास्ट इज प्रिवेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि अगर हम सेग्रीगेट हो गए, अगर हम बट गए, तो हमारा जो है डेवलपमेंट वो डेफिनेटली हैम्पर होगा। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हम रुक जाएंगे कि ये काला है, ये गोरा है, या फिर ये गरीब है, ये वो है। तो उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो ओवरऑल एक एज अ नेशन जो हमें चाहिए था, ताकि हम
टफ टाइम्स में, ताकि हम रिस्की टाइम से हम अगर साथ होते, अगर हम साथ हो पाते तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है हमारा डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट टू एज अ कलेक्टिव ग्रुप, नॉट एज सेग्रीगेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट्स बोले थे एंड वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन जस्ट गो बैक एंड जस्ट राइट डाउन द कीवर्ड्स एंड या लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में अपोज करें, इफ़ वी अपोज समथिंग, तो वो हमें अपने क्रिएटिव साइड से करना चाहिए, ना कि फिजिकल वायलेंस से। यानी कि कोई भी चीज़ वायलेंस के तहत जाके हमें फिजिकली वायलेंट होके हम उसे अपोज नहीं कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ टोटली हार्मफुल फॉर अस एज वेल एज दी पीपल एंड दी नेशन। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो अल्टीमेटली आपके रिसोर्सेज, आपकी नेशन के रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं। अल्टीमेटली उसका रिसोर्स कौन यूज़ करेगा? हम करेंगे, तो हम अपने खुद को क्यों फिर हम हार्म करें, राइट? तो उसकी वजह से जो भी हमें प्रोटेस्ट करना है वो हमें फिजिकल वायलेंट टाइप पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स है वो आई गेस क्लियर हो चुका है। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हमने समझ लिया था, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यू माइट थिंक कि वी आर स्किपिंग अ लॉट ऑफ पार्ट्स, बट ट्रस्ट मी, इस बुक में यू विल नेवर फाइंड कि एक क्लियर कंसेप्ट हो, लाइक यू नो ऐसा एकदम ऐसे डेफिनेशन वाला आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, आपको थिंक करने के लिए मजबूर करेंगे ताकि आप कुछ समझो। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन दोज पॉइंट्स एंड ट्रस्ट मी, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। एंड मेजरली जो हमने पढ़ा था मार्टिन लूथर किंग का, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम में बने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। तो यहाँ तक हमने कर लिया था एंड ओके, यहाँ पे एक लाइन है फिर से। A basic principle of democracy is that such disputes should be settled by negotiation and discussion rather than force. This is one of the obligation of citizenship. यानी कि जो हमने कन्फ्लिक्ट पढ़ा था कि एक जो पर्सन है, जो इमिग्रेंट वर्कर है, वो अगर एक नेटिव प्लेस में जाए, अगर एक आउटर स्टेट में जाके अगर काम करे, तो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनके लिए वो एक प्रॉब्लम होता है। और जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेबल हो सकते हैं। उस टाइम पे इनको जो है नेगोशिएट करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो है दोनों ही सिटीजन है, राइट? दिस इज ऑल्सो पर्सन, दिस इज ऑल्सो पर्सन ऑफ द सेम कंट्री, ऑफ द सेम इंडिया फॉर एग्जाम्पल। तो उनके पास भी सेम राइट्स है, इनके पास भी सेम राइट्स है। ही हैज़ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ही ऑल्सो हैज़ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो उस टाइम पे अगर उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो उनके बीच में नेगोशिएशन से ही उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना चाहिए, ना कि फोर्स। क्योंकि आप फोर्स यूज़ करोगे तो वो दब जाएगा, वो सॉल्व नहीं होगा, एंड इट माइट टेक अ इवन वर्स कंडीशन लेटर। तो उसकी वजह से नेगोशिएट करना इम्पॉर्टेंट है और वो एक ऑब्लिगेशन भी है ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट सब हेडिंग इज इक्वल राइट्स। यानी कि सिटीजनशिप है हमारे पास, राइट? हम एक नागरिक है, हमारे पास बहुत सारे अधिकार है और उन इक्वल राइट्स के बारे में अब हम पढ़ने जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से एग्जाम्पल लिया है ऑफ इमिग्रेंट वर्कर। यानी कि हमने ऊपर पढ़ा था फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में, यानी कि वो मूव कर सकते हैं। अब जो लोग जो इमिग्रेंट वर्कर हैं, द पीपल हु आर इमिग्रेटिंग और द पीपल हु आर ट्रैवलिंग फॉर वर्क फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो उनके जो कंडीशंस हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब अगर हमें समझना हो इसके बारे में, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मुंबई। ठीक है, मुंबई एज अ प्लेस इज रियली कंजस्टेड, राइट? वो छोटी जगह है बट अपॉर्चुनिटी इज वेरी हाई, राइट? तो उसकी वजह से इट काइंड अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल टूवर्ड्स मुंबई। तो उसी वजह से हर एक स्टेट से ऑलमोस्ट हर एक इंसान मुंबई के लिए अट्रैक्ट होता है। और उस टाइम पे वहाँ पे क्या हो जाता है, चीज़ें कंजस्टेड हो जाती हैं, विच लीड्स टू द इम्प्रॉपर एकोमोडेशन। इम्प्रॉपर एकोमोडेशन यानी कि जब इतने सारे लोग एक छोटी सी जगह पे बस काम के लिए जाए, तो उस टाइम पे उनको एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से आप देखोगे कि फुटपाथ में जो है, जो फुटपाथ जो स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे वो अपने जो दुकान है वो डालने लग जाते हैं, या फिर लोग बस सड़कों पे सो जाते हैं, या फिर फुटपाथ पे सो गए, या स्लम्स में जैसे कि, या फिर घर बना लिए छोटे से शेल्टर टाइप के। तो धारावी अगर आपको पता हो, एक बहुत सबसे लार्जेस्ट स्लम ऑफ एशिया, धारावी अगर आपने सुना हो तो वेरी गुड, अगर आप नहीं सुना तो देख लेना, बिकॉज अगर आपने नहीं सुना है तो देख लेना। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस कंडीशन। यानी कि लोग आ तो जाते हैं बट उनको एकोमोडेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उस
जो प्रॉब्लम है, उस जो कंजस्टेडनेस की वजह से उनके जो राइट्स है, यानी कि राइट्स टू बेसिक राइट टू बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक सैनिटेशन हो गया, प्रॉपर वाटर हो गया, या फिर जो सेफ्टी हो गई, तो वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिलती है। यू सी, तो यहाँ पे जो है उसके बारे में आपको बताया गया था। इसका एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे जो है अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में। तो हमने जैसे कि पहले बताया, तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि जो लोग फुटपाथ पे जो दुकान डालते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है उनको आगे फिर बोलती है कि आपको यहाँ से अपनी दुकान हटानी है। बट अगर आप हटा भी दे तो अब वो डालेगा कहाँ, क्योंकि उसके पास ना तो कोई पैसा है कि वो कोई जाके परमानेंट ऐसे प्लॉट खरीद ले, वहाँ पे शॉप अपनी बैठा ले, तो उसके पास कोई ऐसे प्रॉपर कंडीशंस नहीं है, उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। दैट इज़ वाई ही और शी इज़ forced to set their stalls or particular houses in the footpath area। तो कहीं ना कहीं उनके जो राइट्स है, यानी कि राइट टू लिवलीहुड हो गया, या फिर राइट टू प्रॉपर सैनिटेशन हो गया, या फिर सेफ्टी हो गई, वो कहीं ना कहीं क्लैश में आती है व्हेन इट कम्स टू राइट इक्वालिटी ऑफ राइट्स ऑफ पीपल। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ राइट्स। तो कहीं ना कहीं वो सिटीजन तो है, बट बिकॉज दे आर मूविंग, दे आर इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन, ऑफ देयर ओन नेशन, तो कहीं ना कहीं उनके जो अपने जो राइट्स है उनकी इक्वालिटी उनको नहीं मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे बात की गई है अबाउट ट्राइबल पीपल एंड फॉरेस्ट डिवेलपर्स, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में पहले जो थे, पहले क्या अभी भी है वैसे, वहाँ पे मेजरली ट्राइबल का जो है उनके लिए रिजर्व्ड होता है, बट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस मेजरली फॉरेस्ट को ही क्लियर आउट किया जाता है, और वहाँ पे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड वॉट एवर दे आर बिल्ड, तो उस प्रोसेस में जो है ट्राइबल एरिया जो है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो घर, उनका जो लिवलीहुड है, उनकी जो सोसाइटीज़ है, वो सारी तहस नहस हो जाती है, दे ऑल आर डिस्ट्रॉयड। तो उस टाइम पे दिस इज अगेंस्ट देयर राइट टू लिवलीहुड, राइट, उनका जो रहने का जो राइट था उसके अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इवन दो देर आर सिटीजन, इवन दो दे हैव राइट्स, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ मूवमेंट, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस चेंजेस इन दी नेशन, उनकी जो राइट्स है, उनकी जो इक्वालिटी होनी चाहिए थी उनके राइट्स के साथ, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉक्स में भी एग्जाम्पल है। इट इज़ ऑल्सो अगेन अबाउट द स्लम ड्वेलर्स ऑफ अ प्लेस। यहाँ पे जो है, तो वहाँ पे जो है बॉम्बे, वहाँ पे एक एक्टिविस्ट थी, द नेम ऑफ द एक्टिविस्ट इज ओल्गा टेलिस। तो उन्होंने जो स्लम ड्वेलर्स है उनके लिए एक PIL विच इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बॉम्बे कोर्ट में डाली थी कि जो लोग हैं, जो स्लम जो ज्वेलर्स हैं, उनको आप कैसे हटा सकते हो उनके फुटपाथ से, क्योंकि उनके पास कोई और रहने का हाउस या फिर कोई जगह तो नहीं है। दैट इज़ व्हाई दे आर फोर्स टू लिव इन द फुटपाथ्स। तो उनको कहीं ना कहीं हटाना इज अगेंस्ट देयर राइट टू लाइफ, विच इज़ राइट टू लिवलीहुड, विच इज़ आर्टिकल 21। तो इसके टाइम पे जो बॉम्बे कोर्ट ने उनकी जो लिटिगेशन है उसको देखी, और उन्होंने कहा कि येस, ओल्गा टेलिस इज राइट, वो उन्होंने सही कहा है, बिकॉज अगर आप किसी इंसान को उनके रहने वाली प्लेस से हटा रहे हो, एंड दैट इज टोटली अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लिवलीहुड। तो अगर आप किसी को हटा रहे हो, देन यू मस्ट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन अंडर द राइट टू शेल्टर, यानी कि आप हटा रहे हो तो ठीक है, बट उनको किसी दूसरी जगह पे रिलोकेट करना, उसको उनको रखना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर MCQ आए कि किन्होंने डाला था, तो द पर्सन इज ओल्गा टेलिस, किसके अंडर में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और क्या था, PIL था। आर्टिकल कौन से का वायलेशन था, आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लिवलीहुड। ठीक है, ऊपर भी एक बॉक्स था, तो वो हम देख लेते हैं अभी। तो यस, इट इज़ अबाउट ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आता है आपके सोर्स बेस में। ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो आप देख लेना इसमें से। तो यहाँ पे दिया गया है अबाउट सिटीजनशिप अगैन। तो यहाँ पे TH मार्शल जो है, ही वॉज अ ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने अपने जो व्यू पॉइंट्स है अबाउट सिटीजनशिप, अबाउट इक्वालिटी ऑफ राइट्स, उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और अब वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड बिकॉज इट्स टोटली मेस्ड अप। तो यहाँ पे जो है हमारे ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट TH मार्शल, ओके, तो वो कहा गए थे, ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट थे, एंड उन्होंने एक बुक लिखी थी, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास इन द ईयर ऑफ 1950। तो उस बुक में हमारे जो मार्शल जी है, उन्होंने सिटीजनशिप को लिंक किया था विद द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, विद द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। उनका मानना है कि अगर एक सिटीजनशिप किसी के पास है, इफ़ द पर्सन हैव सिटीजनशिप, देन द पर्सन मस्ट हैव इक्वालिटी एज वेल। और उस इक्वालिटी के जो है दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो है क्वालिटी एंड द अदर इज क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि सपोज दो लोग हैं, ठीक है, रामू और शामू। तो रामू शामू हैं, उनके पास सपोज
ढोलकपुर की सिटीजनशिप है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ढोलकपुर इज़ अ कंट्री फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी जो सिटीजनशिप है दोनों के पास है, एंड उनके हिसाब से अगर सिटीजनशिप है तो इक्वालिटी भी है। और ये जो इक्वालिटी है उसकी क्वालिटी बाय टाइम यानी कि इवेंचुअली जो रामू और शामू की जो इक्वालिटी है वो बढ़ती रहनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि रामू आगे निकल जाए और शामू पीछे रह जाए, उन दोनों की जो इक्वालिटी है वो बढ़ती रहनी चाहिए। और जो क्वांटिटी है यानी कि जिन लोगों के ऊपर वो एक्सेप्ट होता है या फिर जिन लोगों के ऊपर वो लागू होता है, उनकी क्वांटिटी भी वो बाय टाइम बढ़ती रहनी चाहिए। यानी कि अभी रामू और शामू के पास है, आफ्टर अ फ्यू 10 to 5 years वो और भी लोगों के पास यानी कि और भी ढोलकपुर के लोगों के पास वो मिलनी चाहिए। विच मीन्स कि लोग जो है उनका कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कलेक्टिवली सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ती रहनी चाहिए, एंड क्वांटिटी की लोगों के वो साथ भी बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट इज द इक्वालिटी ऑफ द गिवन राइट्स, यानी कि इक्वालिटी कैसे आएगी, राइट से ही आएगी ना, क्योंकि वो राइट अगर आपको मिलेगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिव, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, तो उन सब से ही उनकी जो क्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी। और ये जो राइट्स है जो लोगों के पास प्राप्त है वो भी बढ़ते रहने चाहिए, वो लोगों की क्वांटिटी बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्शल सीज सिटीजनशिप इन्वॉल्विंग 3 kinds ऑफ राइट्स। अब वो राइट्स किन प्रकार के हैं, तो राइट्स जो है वो 3 टाइप्स के उन्होंने यहाँ पे मेजरली बताए हैं। तो राइट्स यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल, एंड दे आर 3। वन इज सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। यानी कि जो 3 राइट्स हैं जो लोगों को मिलने चाहिए वो हैं सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, पॉलिटिकल एंड सोशल। ठीक है, तो सिविल राइट्स इन्वॉल्व्स दी प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी जो ज़िंदगी है, राइट टू लाइफ यानी कि रहना खाना, लिवलीहुड, आपकी जो फ्रीडम है वो, और फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जो रिसोर्सेज है, दैट कम्स अंडर द सिविल राइट्स। पॉलिटिकल राइट इन्वॉल्व्स योर राइट टू वोट, पार्टिसिपेशन, या फिर आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका अंदर आता है अंडर दी पॉलिटिकल राइट्स। एंड सोशल में जो है आपका एजुकेशन हो गया या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, एंड दोज कम्स अंडर दी सोशल राइट्स ऑफ दी पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से मार्शल सॉ सोशल क्लास एज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। यानी कि अगर आप सोशल क्लास यानी कि रिच, पुअर, मिडिल या फिर एरिस्टोक्रेट वाला जो सिस्टम था, अगर आप वैसे देखोगे, अगर आप वैसे क्लासीफाई करोगे इन अ नेशन, तो उस टाइम पे क्या है, वो इनइक्वालिटी है। ठीक है, वो इनइक्वालिटी है, और अगर इनइक्वालिटी है तो लोगों के पास सिटीजनशिप नहीं है। राइट, तो हमने जो ऊपर पढ़ा था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जो फ्रांस का जो कंडीशन था, वहाँ पे भी क्या था, एरिस्टोक्रेट था, वहाँ पे सोशल क्लास था, वहाँ पे रिच हो गया, पुअर हो गया, फिर जो मिडिल हो गया, पीजेंट्री हो गया, तो वैसे डिवाइडेड था। तो उनकी वजह से वहाँ पे क्या था, इनइक्वालिटी था, एंड दैट इज़ वाई अगर इनइक्वालिटी है इट मीन्स कि सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, so this was all about in this box. I hope the things are clear, and now we will move forward. The concept of equal citizenship would mean that providing equal rights and protection of all citizens should be the one of the guiding principles of government policies. वही जो मैंने बताया, यानी कि अगर equal citizenship है, अगर आपके पास equal citizenship है, then you must get equal rights. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मार्शल का जो व्यू पॉइंट था अबाउट राइट्स एंड इक्वालिटी, तो उसमें कहीं ना कहीं लिंकेज है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से कुछ नहीं आता, आया भी नहीं, बट अगर एक कुछ चीज़ आ सकती है, द थिंग इज़ कि प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे कौन है, तो वो है मुगाबे। प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे इज मुगाबे। ना यहाँ पे भी एक नेक्स्ट है, वो है कि प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। ठीक है, तो उसका एक्ट कब आया था, देन द ईयर इज़ 2014। तो ये MCQ में आ सकता है, ये कभी मुझे मिला नहीं, बट आई थॉट कि दिस वाज अ वेरी गुड पोटेंशियल, दिस हैज़ वेरी गुड पोटेंशियल फॉर MCQ क्वेश्चन, सो दैट इज़ वाई आई मार्क्ड इट। सो यू कैन जस्ट राइट इट आउट कि 2014 में जो एक्ट आया था, दैट वाज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो नाउ वी आर ऑन टू द 6.4 सब हेडिंग विच इज सिटीजन एंड नेशन। यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट सिटीजन जो है और उनका जो नेशन है, उनके बीच में उनका क्या रिलेशनशिप है, उनका जो रिलेशन है वो क्या है। बट उससे पहले वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नोट हियर इज दैट कि नेशन और कंट्री में डिफरेंस क्या है। नाउ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो कंट्री जो है वो हम मेजरली जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में लेते हैं। जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करें, देन वी विल रिफर टू एज कंट्री, यानी कि इंडिया, USA, चाइना, जापान, तो ये है जियोग्राफिकल टर्म्स में। बट अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन के टाइम पे हम
हम तो कंट्री को तो लेंगे ही, बट विथ इट्स पीपल, यानी कि कंट्री प्लस पीपल। तो हम जब हम नेशन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री एंड द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। बट अगर हम कंट्री की बात करें, देन वी आर टॉकिंग द जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव एंड ओनली अबाउट द लैंड या फिर जो बाउंड्रीज हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सिटीजन एंड नेशन, तो जो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट है वो इवॉल्व हुआ था, सॉरी वेरी हेडलाइन, वो इवॉल्व हुआ था इन द मॉडर्न पीरियड। One of the earliest assertion regarding sovereignty in the nation state and democratic rights of citizen was made by the revolutionaries in France in 1789। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग था, जहाँ से कहीं ना कहीं सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट था, जो कंसेप्ट का जो एवोल्यूशन था वो वहाँ से निकला था, द ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है, ओरिजिन। तो नेशन स्टेट्स क्लेम दैट देयर बाउंड्रीज डिफाइन नॉट जस्ट टेरिटरी बट ऑल्सो यूनिक कल्चर एंड शेयर्ड हिस्ट्री। जो मैंने आपको बताया था, अगर कंट्री हो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दी, अगर कंट्री हो देन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दी लैंड बाउंड्री या फिर जो फिजिकल बाउंड्री है। बट नेशन की अगर हम बात करें तो उस जो कंट्री है उसकी बाउंड्री तो है ही, बट जो पीपल है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, द देयर सोशल कल्चर एंड द ट्रेडिशन, दैट ऑल्सो काउंट्स अंडर द नेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। और ये जो नेशन वाला जो कंसेप्ट है, उनके जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो सिंबल है, उनके डिफरेंट सिंबल्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि फ्लैग हो गया या फिर नेशनल एंथम हो गया, नेशनल लैंग्वेज हो गया या फिर प्रैक्टिसेस हो गई एंड सो, ठीक है। जैसे कि अगर सबसे बेसिक एग्जांपल हम देखें तो डिफरेंट दे आर डिफरेंट कंट्रीज़, तो उन सब कंट्रीज़ के फ्लैग्स होते हैं, उनके नेशनल एंथम होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बाउंड्री तो है बट उनका जो फ्लैग है, जो नेशनल फ्लैग हो गया, जो एंथम हो गया, वो कहीं ना कहीं उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन और उनके लोगों की कहीं ना कहीं एक झलक भी दिखाती है, ठीक है। तो नेशन स्टेट जो है वो द कंट्री लैंड बाउंड्री अलॉन्ग विथ इट्स पीपल एंड देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे एक डायरेक्ट लाइन है, यूनाइटेड स्टेट्स विच प्राइड्स इटसेल्फ ऑन बीइंग अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स एज एनी अदर कंट्री। तो अगर आप देखो तो यूएस जो है आफ्टर कोल्ड वॉर इट इमर्ज्ड एज अ सुप्रीम पावर। उनकी जो उनकी जो हेजिमनी थी उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी, इट हैज़ अ वेरी डोमिनेंट पावर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल, स्टूडेंट्स हो गए या जो वर्कर्स हो गए, दे ऑल्सो गो टू द यूएस फॉर इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ स्टडी। they still go in the US for study, for work and so। तो उस टाइम पे जो इमिग्रेंट का जो नंबर है वो बहुत हाई है यूएसए में। तो इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जो यूएस है, तो उसकी वजह से यूएस जो है दैट कॉल्स इटसेल्फ एज अ कंट्री बीइंग ऑफ इमिग्रेंट्स, यानी कि इमिग्रेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक MCQ आए कि विच कंट्रीज कंसिडर इटसेल्फ एज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, देन द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रांस, यानी कि फ्रांस इज़ अ कंट्री विच क्लेम्स टू बी बोथ सेकुलर एंड न्यूट्रल, यानी कि वो सेकुलर तो है बट इट ऑल्सो एक्सेप्ट्स द अदर पीपल, यानी कि जो इमिग्रेंट्स जो हैं, जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं फ्रांस में, उनको भी वो एक्सेप्ट करता है, उनको भी इंक्लूड करता है अपनी कंट्री में। बट उसमें क्या है, हाउएवर रिटेन देयर पर्सनल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन देयर प्राइवेट लाइफ, यानी कि फ्रांस में जो है उनका कहना है कि ठीक है, अगर आप दूसरे रिलीजन के हो, सपोज आप फ्रांस की मेजॉरिटी रिलीजन कुछ और है और अगर आपका रिलीजन कुछ और है, तो वो आप आओ, आप रहो फ्रांस में, बट उसका जो प्रैक्टिस है, आपका जो रिलीजियस बिलीव है, वो अपने आप प्राइवेट स्पेस में ही रखो, वो आपको पब्लिक करना इजाज़त में नहीं है। आप उसके प्राइवेट जो है उसको आप प्राइवेटली फॉलो करो, बट उसको पब्लिक शोकेस करना या फिर उसको प्रचार विचार करना वो वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ हिपोक्रेसी चल रही है कि अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको फ्रीडम भी मिलनी चाहिए ताकि वो फॉलो कर सके, बट वो नहीं कर पा रहे। तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है कि अगर रिलीजन प्राइवेट है तो कितना प्राइवेट है, यानी कि कहाँ तक वो एक लिमिट है कि ओके लाइक आप यहीं तक जो अपना रिलीजन है वो फॉलो कर सकते हो प्राइवेटली या पब्लिकली। तो उसका एग्जांपल है जो हेडस्कार्फ पहनती है, जो मुस्लिम वुमेंस पहनती है, फिर जो टर्बन्स पहनते पंजाबी लोग, तो उनका कहीं ना कहीं वो अगर आप शोकेस कर रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं पब्लिक शोकेस माना जाएगा। तो क्या उसे बैन कर दिया जाए, तो क्या उसे फ्रांस में पहना अलाउड नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट है। बट कहीं ना कहीं वो क्लियर लाइन नहीं है कि ओके लाइक इतना आप कर सकते हो अपनी प्राइवेट स्पेस पे, इतना पब्लिक स्पेस में कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट कि प्राइवेट स्पेस क्या है और पब्लिक स्पेस क्या है अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन।
अब जैसे कि फ्रांस का अपना एजेंडा है कि ओके लाइक हमारे अगर कंट्री में रहना है तो इतना आप प्राइवेटली या पब्लिकली आप फॉलो कर सकते हो, सेम है दूसरी कंट्रीज़ का भी अपना अपना क्राइटेरिया है ताकि वो कैसे जो सिटीजनशिप है वो उनको आप ग्रांट करोगे। तो उसमें जैसे कि रिलीजन आ गया, एथनिक ओरिजिन आ गया, एंड सो। तो इसराइल और जर्मनी का एग्जाम्पल है यहाँ पे कि वो लोग जब किसी इंसान को अपने देश में जब सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं तो वो उस इंसान का जो है वो रिलीजन देखते हैं, वो ओरिजिन देखते हैं, वो कौन सी क्लास से है, कौन सी कास्ट से है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये इंसान हमारे कंट्री में आ रहा है देन वी मस्ट नो कि वो कैसे कौन सी एरिया से, कौन सी बैकग्राउंड से, ताकि वो अगर हमारे जब कंट्री में रहे तो वो हमारे ओरिजिनल जो नेटिव लोग हैं उनके लिए वो थ्रेट या फिर कोई बुरा इन्फ्लुएंस ना डालें। ठीक है, तो जर्मनी में एक और प्रॉब्लम यहाँ पे बात की गई है, दैट इज़ अबाउट द टर्किश वर्कर्स। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, टर्किश वर्कर्स दे केम इन द वेरी लार्ज अमाउंट इन जर्मनी टू वर्क। तो जब उनके जो लोग जो टर्किश वर्कर्स आए तो उनके जो चिल्ड्रन हुए तो उनको लगता है, टर्किश वर्कर्स को लगता है कि उनके जो बच्चे हैं उनको भी अल्टीमेटली जर्मनी की जो है सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए, बट वो अभी तक मिली नहीं है। क्योंकि टर्किश जो पीपल है वो नेटिवली जर्मनी के तो नहीं है, बट उनका जन्म वहाँ पे हुआ है, दे आर लिविंग सिंस द बर्थ इन जर्मनी, तो उनको मिलना भी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट अभी भी जर्मनी और टर्किश वर्कर्स के बीच में चल रहा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे खुद के इंडिया के बारे में। तो इंडिया का जो है बेसिक यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया डिफाइंस इटसेल्फ एज अ सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड नेशन स्टेट। अब आपको पता है कि क्या क्या है चीज़ें, सेकुलर समझाने की बात नहीं है क्योंकि चैप्टर 8 हमारे सेकुलरिज्म के ऊपर ही है, तो हम वहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज सेकुलरिज्म एंड व्हाट आर इट्स पॉइंटर्स एंड पार्ट्स इन सेकुलरिज्म इन इंडिया। और डेमोक्रेटिक तो ऑब्वियसली है ही, नेशन स्टेट है ही। तो कहीं ना कहीं हम ओपन है हमारे इमिग्रेंट्स के लिए भी, वी आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग देम, वी आर ऑल्सो इंक्लूसिव, बट एवरी सिंगल कंट्री हैज़ देयर ओन क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग दी सिटीजनशिप। ठीक है, अगर आपको परमानेंट सिटीजनशिप चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट 12 years यू हैव टू लिव इन इंडिया एंड देन यू विल गेट इट, एंड ऑल्सो सम एडिशनल थिंग्स वे देयर। तो कहीं ना कहीं क्राइटेरिया अलग अलग है, बट वी आर इंक्लूसिव फॉर द पीपल हु आर कमिंग इन आवर कंट्री। ठीक है, एंड यहाँ पे इतना ही था जो इम्पोर्टेंट था, एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, हियर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, यहाँ से MCQ आता है। सो यहाँ पे जो है MCQ, yes. So the provisions about citizenship in the Constitution can be found in Part 2 and in the subsequent laws passed by the Parliament. तो यहाँ पे अगर हम पूछे कि कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी टॉक अबाउट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, देन द पार्ट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कौन से पार्ट में है? पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये MCQ में आता है। तो इससे देयर आर स्टिल सम प्रॉब्लम्स विच लाइज विद दी पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो उसमें कौन से लोग आते हैं? तो हमारे जो वुमेन है, जो लो कास्ट पीपल है, या फिर दलित लोग हैं, या फिर जो रिफ्यूजीज़ है, या जिनको हटाया जाता है, उन सभी के साथ जो है उनकी जो सिटीजनशिप तो है उनके पास, बट जो इक्वल राइट्स होने चाहिए थे वो उनको अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्क ऑन दीज एरियाज टू, ताकि जो इक्वालिटी है बिटवीन ऑल द सिटीजन्स ऑफ द नेशन उन सबके साथ वो सेम लेवल पे हो। ठीक है, so this was all about the importance of citizenship and the different people and citizen in nation, and now let's come to the another subheading which is universal citizenship। तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे यूनिवर्सल, यानी कि सिटीजनशिप हमने देखा कि सिटीजन जो है वो एक नेशन के साथ है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस या फिर जो एक बाउंड्री जो है उस रीजन के साथ है, बट यहाँ पे बोला है यूनिवर्सल, यानी कि हम यहाँ पे सिटीजन जो है उस सिटीजन को हम उस कंट्री से हम लिंक नहीं करें, हम उस कंट्री से लिंक नहीं करें, वी आर लिंकिंग द पर्सन विद द यूनिवर्स, यानी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से रीजन से हो, कौन सी कंट्री से हो, वी आर ओनली कंसिडरिंग द पर्सन एज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कलेक्टिवली जो है कलेक्टिव एफर्ट की बारे में बात करते हैं कि हमें वी शुड नॉट बी वेरी मच फोकस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस पर्टिकुलर कंट्री, वी शुड फोकस ऑन यूनिवर्स, यानी कि हर एक इंसान जो है, बिकॉज वी लिव इन द सेम यूनिवर्स, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, हम सबको जो है सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, ताकि जो है हम कलेक्टिवली हम आए, कलेक्टिव एफर्ट करें और सबको जो है इक्वल राइट्स मिले। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो यही था। और यहाँ पे एग्जाम्पल है, इससे क्या होगा, जो रिफ्यूजीज़ हैं
in Darfur region of Sudan, in Palestinians, in Burmese of Bangladesh, examples so and so. तो उसकी वजह से अगर यूनिवर्सली अगर सिटीजनशिप हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सली अगर हम ये काम करें तो इन सब की जो प्रॉब्लम्स है, जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं. जो ये जो रिफ्यूजी लोग हैं जो ये सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड बिकॉज ऑफ द लो राइट्स एंड सिटीजनशिप, वो कहीं ना कहीं इस वजह से सॉल्व हो सकती है. अब इसके बारे में यूनिवर्सल जो सिटीजनशिप है उसके बारे में जो कंट्रीज़ है, जो स्टेट्स है, वो बात तो करती हैं, बात तो कर रही है, बट उनका भी जो क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया था वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका है. उसकी वजह से जो यूनिवर्सल जो बात जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर जो मेंशन है उनके जो लॉज है, जो क्राइटेरियाज है, वो हर एक रिफ्यूजी के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकती. तो कहीं ना कहीं अगर यूनिवर्सल सिटीजनशिप आई तो रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं. एंड उसका जो एक बहुत अच्छा जो स्टेप है वो लिया गया था यूएन के द्वारा. तो यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस, तो उन्होंने एक लिया था जो हाई कमिश्नर अपॉइंट की थी फॉर द रिफ्यूजीज टू हेल्प देम, यानी कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएन ऑल्सो हैड देयर स्टेप्स एंड देयर ओन मोटिव्स ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. नाउ रिफ्यूजी अगर हम देखें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रोवाइडिंग रिफ्यूजी टू परसिक्यूटेड पीपल एज इट डिड विद दलाई लामा एंड इट्स फॉलोअर्स इन 1959. यानी कि इंडिया जो है वो रिफ्यूजी को उनको जो है उनके रहने की जो प्लेस है वो उनको प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने 1959 में दलाई लामा उनके फॉलोअर्स के साथ किया था. बट वन थिंग यू मस्ट कंसिडर हियर इज़ कि हम कब तक उन्हें एकोमोडेट करेंगे, क्योंकि हमारा भी एक कैपेबिलिटी है. अगर हम उसको क्रॉस कर गए तो कहीं ना कहीं जो हमारी ओन जो नेटिव जो लोग हैं, जो मैंने आपको पहले उस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में समझाया था, तो कहीं ना कहीं नेटिव जो लोग हैं उनको लगेगा कि ओके लाइक द गवर्नमेंट इज़ मेनली फोकसिंग ऑन द रिफ्यूजी एंड नॉट ऑन अस. तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और भी बढ़ सकते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ओके, तो यहाँ पे जो हमने देख लिया है यूनिवर्सल का, तो उसमें उनकी बात तो की गई कि यूनिवर्सली ये होना चाहिए, वो होना चाहिए कि हम सबको साथ में आके हर एक रिफ्यूजी के लिए काम करना चाहिए, हर एक डिस्प्लेस पर्सन के लिए काम करना चाहिए. बट कहीं ना कहीं उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके अपने लिमिटेशंस भी हैं. एंड सिमिलरली हियर इज़ द अनदर सब हेडिंग विच इज़ ग्लोबल सिटीजनशिप. यानी कि एक था यूनिवर्सल, यानी कि हम एक सेम यूनिवर्स के हैं तो हम यूनिवर्सली रहेंगे, वी आर ऑल ह्यूमंस. और द अदर इज़ ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल यानी कि हमारे पृथ्वी पे, हमारे जो अर्थ पे है. सो इफ़ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, द ओनली डिफरेंस इज हियर इज़ दैट यूनिवर्सल जो है दैट इज़ मोर इमेजिनरी, कि वो इमेजिनरी स्केल पे है, क्योंकि उसके बारे में बात तो कर रहे हैं बट वो इम्पॉसिबल है. क्योंकि यूनिवर्सल अगर हम देखें कि हर एक इतना बड़ा यूनिवर्स है कि उसको हम इंक्लूड करें, एंड दैट इज़ ऑल्सो लाइक इमेजिनरी बेस्ड, और उसका एक्शन ओरिएंटेशन उतना अच्छा नहीं है, कि एक्शन उतना ज़्यादा लिया नहीं गया है इसके बेसिस पे. बट ग्लोबल अगर हम बात करें देन ग्लोबली वी कैन डू, बिकॉज हमें पता है कि पर्टिकुलर कंट्रीज किस किस एरिया में है, पर्टिकुलर किस किस जगह पे जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है या फिर जो डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ है वो रहती है. तो अगर हम पूरे इस कंट्री के बारे में, पूरे इस अर्थ के बारे में बात करें, तो अगर पूरी कंट्री हमारे साथ आए, अगर वो एक्शन ओरिएंटेड हो, तो हम इसे फुलफिल कर सकते हैं. तो विच इज़ बेटर, ग्लोबल सिटीजनशिप. तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट तो अच्छा है बट इट इज़ नॉट अटेनेबल, इसे अटेन करना मुश्किल है. बट ऑन द अदर हैंड ग्लोबल वन इज़ अटेनेबल प्लस इट इज़ प्रैक्टिकल एंड इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड. तो इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दिया गया है, जो सपोर्ट करते हैं. आर्ग्यू दैट ऑल्दो अ वर्ल्ड कम्युनिटी एंड ग्लोबल सोसाइटी डज नॉट येट एग्जिस्ट, पीपल ऑलरेडी फील लिंक टू ईच अदर अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. दे वुड जस्ट से दैट द आउटगोइंग ऑफ हेल्प, पीपल ऑलरेडी फील लिंक टू ईच अदर अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. यानी कि इवन दो हमारे जो बाउंड्रीज है, हमारे जो अपने नेशन की जो बाउंड्रीज है हमने डिमार्केट किए हैं, दे ऑलरेडी फील लिंक टू ईच अदर, यानी कि दे बिलोंग टू दीज पीपल एंड दे ऑल्सो बिलोंग टू दिस पीपल. यानी कि उनको लगता है कि ओके वी आर कनेक्टेड, वी लिव इन द सेम प्लेस, वी लिव ऑन द सेम अर्थ, वी लिव ऑन द सेम सॉइल, सो वी आर द सेम पीपल. तो कहीं ना कहीं इट इज़ मोर प्रैक्टिकल, इट इज़ मोर एक्शन ओरिएंटेड एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू एंड अटेनेबल. ठीक है, तो इससे क्या होगा, द स्टेट कैन प्रोवाइड अस विद द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स विच वी नीड टू लिव विद डिग्निटी इन द वर्ल्ड टुडे. यानी कि इससे रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, बिकॉज पीपल, पूरी कंट्री अगर साथ में आ जाए देन वी कैन लुक आफ्टर दोज पीपल टू. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात की है कि ये बाउंड्री जो बाउंड्री लाइन जो हमने बनाई है उसको क्रॉस करके वो एक ग्लोबल लेवल पे वो उसके बारे में सोचता है. तो ग्लोबल लेवल पे हो तो कलेक्टिव एफर्ट होगा, देन वी कैन अटेन दी थिंग. ठीक है, देन वी कैन अटेन आवर गोल. ऑलराइट, ओके, नाउ यहाँ तक इतना ही था.
ऑल राइट, सो सिटीजनशिप भी हो चुका है हमारा. आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. हमने समझा कि सिटीजनशिप क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑरिजिन कैसे है, पार्ट्स कैसे हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप यानी कि यूनिवर्सल एंड ग्लोबल. अगर आपके पास कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट. आई विल वेरी हैप्पी टू आंसर दोज, एंड आई होप द थिंग्स आर क्लियर, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.